हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो एलएलबी सेकंड सेमेस्टर है, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023। 2 यूनिट में पहले ही करा चुका हूँ, ये आपका थर्ड यूनिट है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आपके एग्जाम में जो 20 MCQ क्वेश्चन आएंगे वो इसी में से आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ठीक है। यूनिट थ्री में जो आपके टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे अपूर्ण अपराध, जैसे कि उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र, अपराध करने का प्रयास, राजद्रोह, गैर कानूनी सभा, दंगा, मारपीट, सार्वजनिक उपद्रव, आपराधिक धमकी। तो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, किसी अपराध को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना, सहायता करना या योजना बनाना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बीएनएस की धारा 45। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए कोई योजना बनाता है लेकिन अपराध नहीं होता, तो क्या वह दंडनीय है? हाँ, उकसाने के लिए दंडनीय है। उकसाना में मुख्य तत्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक प्रोत्साहन। किसी व्यक्ति को हत्या के लिए उकसाना किस बीएनएस की धारा में आता है? राइट आंसर हो जाएगा धारा 108। नेक्स्ट है, यदि अपराध करने वाले ने स्वेच्छा से अपराध किया है, अपनी इच्छा से अपराध किया है, लेकिन किसी ने उसे उकसाया नहीं है, तो क्या आरोपी को उकसाने के लिए दंडित किया जा सकता है? नहीं। किसी अपराध को उकसाने के लिए जो आवश्यक है वह है अपराध की संभावना। कौन सा तथ्य अपूर्ण अपराध के अंतर्गत नहीं आता? तो मर्डर आफ्टर कंप्लीशन हो जाएगा राइट आंसर। 2 या 2 से अधिक लोग किसी अपराध को अंजाम देने के लिए योजना बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहेंगे कॉन्स्पायरेसी या साजिश, बोल लो उसको, कॉन्स्पायरेसी को, ठीक है। साजिश या कॉन्स्पायरेसी के लिए क्या जरूरी है? तो योजना का होना आवश्यक है। कौन सा अपराध कॉन्स्पायरेसी के अंतर्गत आता है? साजिश के अंतर्गत कौन सा अपराध आता है? तो मर्डर की प्लानिंग करना, ठीक है, साजिश रचना। साजिश में दंड कब लगाया जाता है? तो योजना बनाने के समय। कॉन्स्पायरेसी में किसका इरादा आवश्यक है? साजिश में किसका इरादा आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा किसी अपराध को अंजाम देना। यदि साजिश असफल हो जाए तो आरोपी सजा के पात्र होता है। अपराध करने का प्रयास कब अपराध माना जाता है? जब अपराध करने का सक्रिय प्रयास हो। अटेम्प्ट के लिए आवश्यक है बाहरी प्रयास, यानी एक्टस रिया। कोई व्यक्ति चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ लिया जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट में क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक प्रयास। अटेम्प्ट की सजा का निर्धारण किसके आधार पर होता है? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अटेम्प्ट अपराध के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं है? तो हो जाएगा आपका कॉन्स्पायरेसी, साजिश। सेडिशन या राजद्रोह में क्या मुख्य तत्व हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकार के खिलाफ बोलना या कार्य करना, ये मुख्य तत्व है। सेडिशन या राजद्रोह के अंतर्गत आता है ये, सरकार के खिलाफ बोलना या कार्य करना, ठीक है। तो सेडिशन या राजद्रोह का उद्देश्य क्या है? सरकारी सत्ता को नुकसान पहुंचाना। केवल सरकार के विरोध में भाषण देना क्या सेडिशन माना जाएगा? केवल अगर हिंसा भड़काए तो माना जाएगा। सेडिशन के लिए या राजद्रोह के लिए कौन सा मामला आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा आम जनता को भड़काना। कितने लोग मिलकर अनलॉफुल असेंबली बना सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 या अधिक लोग। देखिए, अनलॉफुल असेंबली होती है गैर कानूनी जमावाड़ा। 5 या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो शांति भंग करने या कोई गैर कानूनी काम करने, जैसे आपराधिक बल का प्रयोग, किसी कानून का विरोध करना, ठीक है, या अपराध करना के साझा इरादे से इकट्ठा होते हैं। ये होती है आपका गैर कानूनी जमावाड़ा या अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में क्या आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्य। कोई भी सभा अगर सरकारी आदेश का उल्लंघन करती है तो उसे क्या माना जाएगा? तो उसे माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली।
गैर कानूनी जमावाड़ा। अनलॉफुल असेंबली के लिए मुख्य इरादा क्या है? तो सार्वजनिक शांति भंग करना, ये मुख्य इरादा रहता है। राइटिंग या दंगा में शामिल लोग कितने होने चाहिए? तो कम से कम 3 लोग शामिल होने चाहिए। राइटिंग, दंगा या गैर कानूनी जमावाड़ा या अनलॉफुल असेंबली में अंतर क्या है? तो राइटिंग में हिंसा आवश्यक होती है, ठीक है, बिना हिंसा के तो दंगा होगा ही नहीं, ठीक है। राइटिंग या दंगा में मुख्य तत्व क्या है? तो शारीरिक हिंसा और या धमकी। राइटिंग के लिए आवश्यक है, दंगे के लिए आवश्यक है, सभी सदस्य का समान उद्देश्य होना चाहिए। अफरे में क्या आवश्यक है? अफरे होता है मारपीट, तो सार्वजनिक स्थान पर हिंसा करना। एफरे और राइटिंग में अंतर क्या है, यानी मारपीट और दंगे में क्या अंतर है? देखिए, मारपीट में केवल 2 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 लोग में मारपीट हो सकती है, और 3 लोगों से ज़्यादा जो होते हैं तो उसे दंगा कहते हैं। एफरे का उद्देश्य क्या है? मारपीट का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक डर पैदा करना। पब्लिक न्यूसेंस के उदाहरण में क्या आता है? तो सड़क पर अवैध निर्माण आएगा पब्लिक न्यूसेंस के अंतर्गत। पब्लिक न्यूसेंस का उद्देश्य क्या है? सामान्य जनता के अधिकारों का उल्लंघन। पब्लिक न्यूसेंस के लिए दंड किस आधार पर है? तो इरादा, परिणाम दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। क्रिमिनल इंटिमिडेशन या आपराधिक धमकी में क्या आवश्यक है? तो किसी व्यक्ति को डराना या धमकाना। धमकी देने वाला आरोपी किस प्रकार दंडनीय है? जेल होगी या फिर उस पर जुर्माना होगा, या दोनों भी हो सकती हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन और थ्रेट में क्या अंतर है? तो इंटिमिडेशन में इरादा आवश्यक होता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए क्या ज़रूरी है? तो व्यक्ति का डरना ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को संपत्ति नुकसान की धमकी देना क्या है? तो ये हो जाएगा आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यदि कोई व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए प्रेरित करता है लेकिन अपराध नहीं होता, तो क्या वह दंडनीय है? हाँ, केवल उकसाने के लिए दंडनीय है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी या आपराधिक साजिश में आरोपी की सज़ा कब तक हो सकती है? तो केवल योजना बनाने के लिए और अपराध पूरा होने पर, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। कॉन्स्पायरेसी और अबेटमेंट में मुख्य अंतर क्या है? कॉन्स्पायरेसी में कई लोग और अबेटमेंट में एक व्यक्ति होता है। यदि साजिश में शामिल व्यक्ति अपराध छोड़ देता है तो क्या वह दोष मुक्त है? नहीं, साजिश के लिए सज़ा दे सकते हैं। अबेटमेंट या उकसाना में कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो व्यक्ति को प्रेरित करना हो जाएगा राइट आंसर। किसी अपराध का प्रयास किया गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अटेम्प्ट। अटेम्प्ट या प्रयास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इरादा, यानी कि मेंस रिया, आपराधिक मन होना चाहिए अपराध करने के लिए। अटेम्प्ट के लिए या प्रयास के लिए दंड का निर्धारण किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रयास की गंभीरता और इरादा। अटेम्प्ट या प्रयास में अपराध पूरा होना आवश्यक है? नहीं। सेडिशन में या राजद्रोह में आरोपी को दंडनीय कब माना जाता है? जब वह सरकार को हिंसा या विद्रोह के लिए भड़काए। अनलॉफुल असेंबली का न्यूनतम संख्या क्या है? तो कम से कम 3 लोग। किसी अवैध सभा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कानून और व्यवस्था भंग करना, ठीक है। अवैध सभा का उद्देश्य क्या होगा? कानून व्यवस्था भंग करेगा। सेडिशन यानी कि राजद्रोह और अनलॉफुल असेंबली यानी कि गैर कानूनी जमावाड़ा में अंतर क्या है? सेडिशन में क्या होता है? राजद्रोह में सरकारी विरोध होता है, सरकार का विरोध करते हैं। अनलॉफुल असेंबली सार्वजनिक शांति को भंग करते हैं लोग, ठीक है, 3 से ज़्यादा लोग जमावाड़ा होता है और सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए होता है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली में हिंसा आवश्यक है? अनलॉफुल असेंबली में ज़रूरी नहीं है कि हिंसा हो, आवश्यक नहीं है। राइटिंग और एफरे में अंतर क्या है? दंगे में कम से कम 5 लोग होंगे और मारपीट में 2 लोग ही पर्याप्त होते हैं। पब्लिक न्यूसेंस का उद्देश्य क्या है? आम जनता को परेशान करना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन में मुख्य तत्व क्या है? डर पैदा करना। पब्लिक न्यूसेंस और क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपराधिक अभित्रास बोल दो इसको, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है, या डराना या धमकाना। इसमें अंतर क्या है? पब्लिक न्यूसेंस और आपराधिक अभित्रास या डराना या धमकाना में मुख्य अंतर क्या है? न्यूसेंस जो होता है, पब्लिक न्यूसेंस
तो ये सार्वजनिक स्तर पर होता है, और इंटिमिडेशन व्यक्तिगत स्तर पर होता है, जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डरा रहा है, ठीक है। और जो पब्लिक न्यूसेंस है ये सार्वजनिक स्तर पर होता है, जैसे सड़क पर गड्ढा खोद देना, ठीक है। अफरे के लिए क्या आवश्यक है, मारपीट के लिए क्या आवश्यक है, सार्वजनिक स्थान पर हिंसा। नेक्स्ट आपका है, वो फिनिश हो गया। अभी आपका यूनिट 4 कराएंगे कल। इसमें टॉपिक रहेंगे मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, जैसे गैर इरादतन हत्या, गर्भपात कराना, चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना, गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से कैद करना, आपराधिक बल का प्रयोग, हमला, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना, अपहरण, बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।